हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री BDS महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आपको लेकर चलते हैं सेमेस्टर सेकेंड के मैथ के सब्जेक्ट में, जहां की आज हमें चर्चा करना है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। तो हमने अगली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था पूर्णांक संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं पर आधारित गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां की q इक्वल टू नॉट जीरो और p और q पूर्णांक होने चाहिए। ये होती है परिमेय संख्याएं, यानी जिसको अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती है। तो आइए अब हम परिमेय संख्याओं पर कुछ प्रगुण या कुछ नियम समझेंगे, यानी उस नियम के हिसाब से हम गणितीय संक्रियाएं करेंगे। तो परिमेय संख्याओं पर आधारित जो हमारा पहला प्रगुण है वो है संवरक प्रगुण, यानी पूर्णांक संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं हमने अगली वीडियो में पढ़ लिया है। अब परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं हम इस वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रगुण है वो है संवरक प्रगुण। तो हम मान लें यहां पर परिमेय संख्याएं कि यदि a, b तथा c परिमेय संख्याएं हैं, तो संवरक प्रगुण क्या कहता है? तो संवरक प्रगुण ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग तथा गुणा परिमेय संख्या ही होता है। यानी संवरक प्रगुण ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का यदि आपस में योग किया जाए तो जो प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। और ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का यदि आपस में गुणा किया जाए तो जो प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ हमने माना परिमेय संख्याएं कि a b c परिमेय संख्याएं हैं, तब यदि a प्लस b यानी दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि a गुणे b किया जाए तो जो प्राप्त होगा हमें वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये संवरक प्रगुण यानी परिमेय संख्याओं का संवरक प्रगुण कहता है। परिमेय संख्याओं का संवरक प्रगुण ये कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाए तो जो प्राप्त होगा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, और यदि उनका गुणा किया जाए तो जो प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। फॉर एग्जांपल हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 प्लस 7 कर दिए तो यहाँ 13 हो गया, और यहाँ 6 गुणे 7 कर दिए तो 42 हो गया। यानी 6 प्लस 7 ये 6 परिमेय संख्या है, 7 परिमेय संख्या है, तो इसका योग भी जो है ये 13 वो परिमेय संख्या ही है। और यहाँ 6 और 7 परिमेय संख्या है तो इनका गुणन भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। यानी 6 सते 42, और ये जो 42 है वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। तो संवरक प्रगुण ये कहता है परिमेय संख्याओं का कि दो परिमेय संख्याओं का यदि योग किया जाए तथा गुणा किया जाए तो जो प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये संवरक प्रगुण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो परिमेय संख्याओं का प्रगुण है वो हम आप लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, तब तक ये आपके स्क्रीन से हटा दे जाए। यानी दूसरा जो हमारा प्रगुण है वो प्रगुण क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण। तो अब क्रम विनिमय प्रगुण परिमेय संख्याओं पर आधारित क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है? तो ये क्रम विनिमय प्रगुण ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर आपस में यदि गुणा किया जाता है या फिर योग किया जाता है तो जो प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि यदि यहाँ पर a b c परिमेय संख्या है तो यहाँ a प्लस b
बराबर बी प्लस ए अधिक का किया जाए, यानी ए प्लस बी, इसको चेंज करके बी प्लस ए अगर किया जाए तो जो प्राप्त होता है ये सब सारे परिमेय संख्या ही प्राप्त होते हैं। परिमेय संख्या यानी क्रम विनिमय ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर भी आपस में यदि योग किया जाए तो इसकी वैल्यू बराबर होगी, और बराबर होने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे कि हम अगर ये कहें, जैसे यहाँ a के बराबर हम 3 रखें और b के बराबर 2 रखें, तो यहाँ हम 2 + 3 इनका क्रम भी चेंज किए, क्रम चेंज किए, यहाँ 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला। क्रम चेंज करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि हमने ये पूर्णांक संख्याओं पर जो गणितीय संक्रियाएं हैं उसमें क्रम विनिमय नियम बताए थे कि क्रम चेंज करने पर इनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी परिमेय संख्या वही कहती है कि क्रम चेंज करने पर इनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो संख्याएं प्राप्त होंगी हमें प्राप्त होंगी वो परिमेय संख्याएं ही होंगी। तो ये क्रम विनिमय प्रगुण कहता है। इसके बाद गुणन की संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो जो प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, चाहे भले ही उसका क्रम क्यों न बदल दिया जाए। जैसे कि यदि a गुणे b किया जाए तो जो हमें मिलेगा वो परिमेय संख्या ही होगी, परिमेय संख्या ही होगी। और यही इसी को हम अगर b गुणे a करें तो फिर जो हमें मिलेगा वो परिमेय संख्या ही होगी। और इन दोनों परिमेय संख्याओं में या इन दोनों परिमेय संख्याओं की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि यदि हम 4 और 3 को लें और यहाँ पर 3 और 4 को लें तो यहाँ भी 12 मिला और यहाँ भी 12 मिला, इसकी वैल्यू दोनों सेम इक्वल हो गई, बराबर हो गए, लेकिन ये सारे सब परिमेय संख्या ही हुए। कौन संख्या दोस्तों? परिमेय संख्या। तो ये क्रम विनिमय प्रगुण कहता है, यानी परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय प्रगुण ये कहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ये व्यवकलन की यानी घटाने की संक्रिया पर ये लागू नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा नियम है परिमेय संख्याओं पर आधारित वो है सहचर्य नियम। तो परिमेय संख्याओं पर आधारित सहचर्य नियम क्या है, इसको हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। अगला जो हमारा प्रगुण है वो है सहचर्य प्रगुण है। सहचर्य प्रगुण क्या कहता है? तो सहचर्य प्रगुण के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यदि ABC 3 परिमेय संख्याएं हैं, ABC 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका क्रम बदलकर योग किया जाए या फिर गुणा किया जाए तो जो हमें प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे कि यदि यहाँ पर a प्लस b प्लस c है और यहाँ पर हम कह दें कि a प्लस b और यहाँ प्लस c है, इनका क्रम बदलकर भी हम अगर योग करें तो जो प्राप्त होगा हमें सेम वही परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे कि यदि a के बराबर हम 2 रखें, b के बराबर 3 रखें और c के बराबर 4 रखें तो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ 3 प्लस 4 हो गया और यहाँ 2 प्लस 3 और यहाँ प्लस 4 हो गया। तो यहाँ देखिए 4 3 7 और प्लस 2 मिलकर 9 होगा और यहाँ 3 2 5 और प्लस 4 मिलकर 9 होगा और ये दोनों ही परिमेय संख्याएं ही होंगी, परिमेय संख्याएं ही होंगी और इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी सहचर्य प्रगुण ये कहता है कि 3 परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर आपस में जोड़ा जाए तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा जो संख्याएं मिलेगी वो परिमेय संख्या ही मिलेगी दोस्तों। तो ये रहा सहचर्य प्रगुण, ये योग का सहचर्य प्रगुण है। अब आपको हम गुणन का सहचर्य प्रगुण बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। गुणन का सहचर्य प्रगुण ये आप लोगों को समझ में
आ जाएगा दोस्तों आसानी से। जैसे अब गुणन का साहचर्य प्रगुण ये कहता है कि तीन परिमेय संख्याओं का गुणा क्रम बदलकर किया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वो परिमेय संख्या ही होगी। जैसे कि यदि a गुणे b गुणे c कर दिया जाए तथा यहाँ पर b गुणे a गुणे c कर दिया जाए तो ये जो यहाँ से मिलेगा वो भी परिमेय संख्या ही होगा और यहाँ से जो मिलेगा वो भी परिमेय संख्या ही होगा तथा दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। ये परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं या परिमेय संख्याएं पर आधारित साहचर्य प्रगुण कहता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हम रखें a बराबर रखें 4, b बराबर रखें 5 और c बराबर यदि 6 रखें तो इस पर हम रख के चेक कर रहे हैं कि देखिए जो मिल रहा है वो परिमेय संख्या ही मिलेगा तथा इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ 4 कर दिए गुणे यहाँ पर 5 गुणे 6 कर दिए और यहाँ पर 5 गुणे यहाँ 4 गुणे 6 कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 बचे 30 और 30 चौके 120 और यहाँ पर 6 चौके 5 गुणे 24 और 24 बचे 120। यानी ये 120 दोनों वैल्यू जो है वो बराबर हो गई तथा 120 और 120 ये क्या मिला, परिमेय संख्या ही मिला दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि साहचर्य प्रगुण जो है वो परिमेय संख्याओं पर आधारित यानी परिमेय संख्याओं के नियम को फॉलो करता है। यानी परिमेय संख्याओं पर हम साहचर्य प्रगुण से उसका स्थान चेंज करके गुणा या योग करें तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वो दोनों इक्वल ही प्राप्त होंगी तथा वो परिमेय संख्याएं ही होंगी। ये साहचर्य प्रगुण कहता है। ये गुणा ये व्यवकलन तथा भाग की संक्रिया पर लागू नहीं होता है दोस्तों। इस बात का आप लोग बखूबी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रगुण है वो है वितरण प्रगुण। तो आइए हम जानते हैं वितरण प्रगुण क्या है। वितरण प्रगुण वितरण प्रगुण। तो हम अब आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि वितरण प्रगुण क्या कहता है दोस्तों। तो परिमेय संख्याओं पर आधारित जो वितरण प्रगुण है इसका गुणा भी और इसका योगफल भी सारा परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि मान लें कि हम a, b तथा c परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम कर दें कि a गुणे b प्लस c जो होगा ये ab प्लस ac के बराबर होगा और यहाँ से जो मिलेगा वो सारा वैल्यू बराबर होगा और ये सब परिमेय संख्या ही होंगी, परिमेय संख्या होगी या परिमेय ही होगी। तो ये अपना वितरण प्रगुण कहता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के दौरान हम आप लोगों को सिद्ध करके दिखा रहे हैं परिमेय संख्याओं पर आधारित। क्योंकि ये देखिए सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है। अभी हमने कहा कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि 3 कैसे परिमेय संख्या है, तो 3 के नीचे हमेशा 1 होता है, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है। तो ये p बटा q के रूप में हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि जो भी प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक की वो परिमेय संख्याएं ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आप लोगों को वितरण प्रगुण थोड़ा सा रख के समझा रहे हैं। जैसे कि a के बराबर 2 रख दें, b के बराबर 3 प्लस b और c के बराबर 3 प्लस 4 रख दें, तो इसकी जो वैल्यू हमें आएगी वो 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे
4 के बराबर होगी, जैसे कि अभी इससे पहले हम ये करके दिखाएं। यानी यहाँ 4 3 7 और 2 मिलकर 7 दूनी के 14 होगा, और यहाँ 2 क्या 6 + 8, यानी ये कितना होगा दोस्तों 14 ही होगा। और ये सारी सब 14 और यहाँ जो 14 है वो परिमेय संख्याएं ही होंगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्याओं पर आधारित ये जो भी गणितीय संख्या है, चाहे वितरण प्रगुण हो, चाहे सहचर्य प्रगुण हो, चाहे संवर्ग प्रगुण हो, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए हम देखते हैं परिमेय संख्याओं पर आधारित योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप लोगों के सामने हम लेकर चलते हैं परिमेय संख्याओं पर आधारित योग एवं गुणन प्रतिलोम। तो अब हम परिमेय संख्याओं पर आधारित 2 प्रकार के प्रतिलोम हैं। जैसे कि पहला हमारा जो प्रतिलोम है वो है योगात्मक प्रतिलोम, और दूसरा जो है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अब योगात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्याओं पर क्या होगा, और धनात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्याओं पर क्या होगा। तो देखिए, अभी हमने अगली वीडियो में पूर्णांक संख्याओं पर योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आपको समझाया था। यानी योगात्मक प्रतिलोम की वैल्यू हमेशा 0 होती है और गुणात्मक प्रतिलोम की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ परिमेय संख्याओं पर भी, जैसे कि 3/4 परिमेय संख्या है, 3/4 एक परिमेय संख्या है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो जो संख्या होगी, एक बार पहले योगात्मक प्रतिलोम हम आप लोगों को समझा रहे हैं। योगात्मक प्रतिलोम देखिए, यानी योगात्मक प्रतिलोम, जैसे कि योगात्मक प्रतिलोम में हम कहेंगे 3/4 एक परिमेय संख्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो हमें हमेशा वैल्यू को क्या करना है, 0 करना है। तो अब यहाँ हम 3/4 में क्या रखें कि वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ x रखेंगे, और x बराबर हम कहें -3/4, 0 के इधर खींच दे दो। तो यदि परिमेय संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, किसी का भी यदि योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या करना होगा, 0 करना होगा। यानी इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसकी वैल्यू हमें क्या करना होगा, हमेशा 0 करना होगा। अब कोई भी संख्या है, उसका यदि योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो या फिर पूर्णांक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, यदि उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो यदि वो प्लस है तो उसका चिन्ह बदल कर फिर वही संख्या लिख देंगे, प्लस है तो माइनस करके वही संख्या लिखेंगे, यदि माइनस है तो प्लस करके वही संख्या लिखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम की ओर हम चलते हैं। तो अब ये गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 करनी है, यानी किसी भी परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अभी हम कहें कि यहाँ पर 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम लाना है, तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम लाने के लिए हमें यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम x से गुणा कर देंगे, x से गुणा करेंगे तो यहाँ 3x/4 बराबर 1 होगा, या 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 होगा, या x बराबर 4/3 हो जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि 3/4 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना है, 4/3 है दोस्तों, 4/3। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लाने के लिए चाहे वो धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, या फिर प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो, उसका गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। तो अभी व्युत्क्रम होगा, तो जैसे हम ये कहें कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 1/5।
तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम भी अगर हमें लिखना होगा, व्युत्क्रम भी हमें किसी भी संख्या का व्युत्क्रम अगर लिखना होगा तो यदि 5 का व्युत्क्रम करें तो उसको 1 बटा कर देंगे। यदि 6 का व्युत्क्रम लिखना है तो इसे 1 बटा में 6 लिखेंगे। यदि हमें 50 का व्युत्क्रम लिखना है तो इसे 1 बटा में 50 कर देंगे। तो अब ये 50 का व्युत्क्रम 1 बटा में 50 होगा और यही 1 बटा 50 का क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्याओं पर आधारित योग एवं गुणन का प्रतिलोम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब कुछ हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपको लेकर। तो आइए इस पर जैसे कुछ सवाल आते हैं। जैसे ये कह देगा कि 3x + 4, क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि 3x + 4 की आगे वाली या इसी को बोलेगा अनुवर्ती संख्या निकालिए। 3x + 4 की आगे वाली संख्या या अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी आगे वाली संख्या निकालने के लिए हमें 4 से 1 को 4 में 1 जोड़ देना होगा। यानी अब 3x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसमें 4 में 1 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आगे वाली संख्या प्राप्त होगी 3x + 5 या अनुवर्ती। अगर यही इससे पूर्ववर्ती संख्या पूछता है, पूर्ववर्ती, तो बस हम 4 में से 1 को घटा देंगे। यानी ये हो गई आगे वाली संख्या, या फिर इसको बोलेंगे अनुवर्ती संख्या। और इसी की यदि पूर्ववर्ती पूछे, तो पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करेंगे, 3x और 4 में से 1 घटा के 3x + 3 करेंगे, ये पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। तो ये अनुवर्ती आगे वाली, यानी इसमें हम 1 जोड़ देंगे और ये पहले वाली, यानी इसमें से 1 को घटा देंगे, तो ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में अगला अध्याय, चूंकि सेकेंड सेमेस्टर का 9वां अध्याय हम लेकर आप लोगों के सामने आएंगे जो अनुपात समानुपात का है। तब तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आसानी से मैथ आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में आज यहीं तक, आसानी से इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हम ये उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।